Monsoon everyone. I'm Pinky Sivaj. Today I'm here to explain chapter number 1, 9th standard. This chapter is from history and this would be the 6th part of this chapter. Today I'm going to start from page number 18. Did women have a revolution? यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं what was the condition of women during 18th century in France and what were the changes brought by the revolutionary government for the welfare of women. तो यहाँ पर इस जो भी आप ये पार्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं इसमें सिर्फ दो ही सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है कि विमेन की कंडीशन क्या थी 18th सेंचुरी के दौरान और उसके बाद जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई उन्होंने उनकी लाइफ में किस तरीके से रिफॉर्म अडॉप्ट किए या उनकी ज़िंदगी में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी. शुरुआत से ही जो औरतें रही थी वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रही थी जो भी उन इवेंट्स में जो उनकी ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज ला सकते थे फ्रांस की सोसाइटी में. उनको ऐसी उम्मीद थी कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स. उनको ऐसा लगता था, उनको ऐसी उम्मीद थी कि अगर वो इन्वॉल्व रहेंगी इन सारी इवेंट्स में तो वो प्रेशराइज कर सकती हैं जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी उसको मजबूर कर सकती हैं ताकि वो जो सरकार है वो इन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुधार या मेजर्स लाए ताकि उनकी ज़िंदगी सुधर सके. मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि वीमेन की क्या कंडीशन थी फ्रांस की सोसाइटी में 18th सेंचुरी में. ज़्यादातर जो औरतें थी वो थर्ड एस्टेट की उनको बहुत मुश्किल से अपना जीवन गुजारना पड़ता था. दे हैड टू वर्क फॉर लिविंग, उनको अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ता था. वो सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस और सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट एंड वर एम्प्लॉयड एट डोमेस्टिक वर्कर और द हाउस इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पर्स पीपल. वो लोग कपड़े सिलाई करने का काम करती थी और लॉन्ड्री में वो काम करती थी, कपड़े धोने का, प्रेस करने का. फिर फ्लावर वो बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी मार्केट में और इवन लोगों के घरों में एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट वो काम भी किया करती थी अमीर लोगों के घरों में. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस, ज़्यादातर जो औरतें थी उनको एजुकेशन की तरफ ना ही कोई जॉब ट्रेनिंग उनको दी जाती थी ना ही वो एजुकेशन हासिल कर सकती थी. ओनली द डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट. सिर्फ जो नवाबों की या बड़े लोगों की जो वेल्थियर मेंबर सोसाइटी के थे उनकी जो बेटियां हुआ करती थी उनको अलाउ था कि वो कॉन्वेंट में जाकर पढ़ें और उसके बाद उनकी पढ़ाई के बाद उनकी जो फैमिली होती थी वो उनके लिए उनकी शादी अरेंज कर देती थी. वर्किंग विमेन हैड ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिलीज़. जो भी काम करने वाली औरतें थी उनको अब उनके ऊपर उनकी फैमिली की भी जिम्मेदारी थी. उनको खाना बनाना पड़ता था, पानी लेकर आना पड़ता था बाहर से एंड क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. और लंबी कतारों में ब्रेड खरीदने के लिए उनको लाइन में लगना पड़ता था जैसे आप ऊपर फोटो में भी पिक्चर में दिया गया है. एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की भी देखभाल उनको करनी पड़ती थी. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ वुमेन, और उनके जो दिहाड़ी भत्ते हुआ करते थे, उनको जो वेतन मिलता था वो आदमियों के कंपैरिजन में बहुत ही कम हुआ करता था. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर. अपनी आवाज़ उठाने के लिए और अपने हितों के बारे में बोलने के लिए जो औरतें थी उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर चलाए. अबाउट 60 विमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. लगभग 60 से भी ज़्यादा जो विमेन के क्लब हुआ करते थे वो सामने आए फ्रांस के अलग अलग शहरों में. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दम. यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हो कि कौन से पॉलिटिकल क्लब जो औरतों के थे वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं. इसमें नाम दिए गए हैं दो के. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन जो था वो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब रहा था उस समय का. वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट विमेन enjoy the same political right as men. और इन पॉलिटिकल क्लब में जो इनकी डिमांड थी सबसे बड़ी वो ये थी कि वो ये चाहती थी औरतें कि औरतों को भी सेम पॉलिटिकल राइट मिले जैसे कि आदमियों को दिए जाते हैं. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. उसके बाद जो वहाँ पर संविधान अपनाया गया था, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो अपनाया था, उस संविधान में जब औरतों को पैसिव सिटीजन के रूप में रखा गया, मीन्स दे हैड नॉट राइट टू वोट, तो औरतों को काफ़ी निराशा हुई थी. दे डिमांडेड द राइट टू वोट. उन लोगों ने इसलिए राइट टू वोट के लिए डिमांड भी किया था एंड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. और उन्होंने अपने आप को खुद से इलेक्ट होने के लिए भी एक अपना अधिकार मांगा, राइट टू वोट भी मांगा और ये भी अधिकार मांगा कि एज असेंबली के जो सदस्य हैं वो चुनाव में खड़े रह सकें और उसके बाद जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो उसको होल्ड कर सकें. ओनली देन दे फेल्ट
दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। उनको ऐसा लगता था कि ये यदि इनकी ये सारी डिमांड्स पूरी हों तभी उनको ऐसा लगेगा कि वो उनके हितों को नई सरकार में रिप्रेजेंट किया गया है। तो दीज वर द डिमांड ऑफ दीज पोलिटिकल क्लब्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। फिर यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कौन से जो सुधार थे या कौन से मेजर्स थे औरतों की लाइफ को बेटर करने के लिए जो उन्होंने अपनाए, वो कौन से थे। जो शुरुआती साल थे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के, उन्होंने काफ़ी सारे जो लॉ थे वो बनाए, इंट्रोड्यूस किए, दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन, जिसकी वजह से औरतों की ज़िंदगी जो थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकी। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, इन्होंने यहाँ पर स्टेट स्कूल को क्रिएट किया। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, औरतों के लिए कंपल्सरी किया गया एजुकेशन को। स्टेट स्कूल जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और अब उनके जो फादर थे, ये नए कानून इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में, कि अब जो और लड़कियां थी उनके फादर उनको फोर्स नहीं कर सकते थे, उनकी इच्छा के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इंटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज जो थी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया गया, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिसमें दोनों अपनी सहमति से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, और उसको रजिस्टर्ड किया गया था सिविल लॉ में। डिवोर्स जो था उसको कानूनी रूप से लीगल बना दिया गया एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ मैन एंड वीमेन, और डाइवोर्स जो था, तलाक जो था, वो उसको कानूनी रूप से सही ठहराया गया, लीगल बना दिया गया, और जिसके लिए दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मैन और वीमेन दोनों। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब औरतों को ट्रेनिंग दी जाती थी जॉब के लिए, एंड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। अब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी आर्टिस्ट बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, और वो अपने छोटे मोटे बिजनेस चला सकती थी। विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पोलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन अभी भी जो औरतें जो इक्वल पोलिटिकल राइट्स मांग रही थी, वो जो स्ट्रगल था वो अभी भी जारी रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जब आतंक का शासन वहाँ पर आया रॉबेस्पायर का, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पोलिटिकल एक्टिविटीज़। तो रॉबेस्पायर ने यहाँ पर जो उनके जो पोलिटिकल क्लब वो चला रही थी उसके उनके बंद करने का उन्हें आदेश दे दिया। जितने पोलिटिकल क्लब थे औरतों के, उनको बैन कर दिया गया, और जो भी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जिस तरीके से औरतें पार्टिसिपेट करती थी अलग अलग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, उन सबको बंद कर दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड, जो बहुत ही प्रभावशाली औरतें थी उस समय पर, उनको अरेस्ट किया गया, और उनमें से बहुत कई सारी जो औरतें थी उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। देन विमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू। औरतों का ये जो मूवमेंट था वोटिंग राइट हासिल करने के लिए और इक्वल वेजेस हासिल करने के लिए, वो अभी भी जारी रहा। आगे आने वाले 200 सालों तक अलग अलग देशों में ये जो मूवमेंट था ये चलता रहा, दुनिया के अलग अलग देशों में। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ये जो लड़ाई थी राइट टू वोट के लिए, ये लड़ाई अभी भी जारी रही। एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चलाया जा रहा था पूरी दुनिया में 19th सेंचुरी के अंत में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में। The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally 1946 that women in France won the right to vote. ये जो एग्जाम्पल था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, फ्रेंच विमेन जो थी देवर ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव। ये जो फ्रांस की जो औरतें जो थी, जो इस रेवोल्यूशनरी जो रिवोल्यूशनरी ईयर्स थे, जो क्रांति के जो साल थे, इनमें औरतों की जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, जो उन्होंने क्लब बनाए, अपने खुद के अखबार उन्होंने शुरू किए, ये एक इंस्पायरिंग मेमोरीज़ हैं पूरी दुनिया को जिन्होंने इंस्पायर किया। एंड इट फाइनली 1946 में आकर जो औरतें थी फ्रांस की, उनको राइट टू वोट मिला। यहाँ पर नीचे एक स्टोरी दी गई है, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपे डी गोजेस, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर दी गई है। So that's it in this video, students.